हेलो बच्चों, आज हम भूगोल में कृषि का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा दशम में कृषि महत्वपूर्ण पाठ है। भूगोल में कृषि जो है, कृषि भारत में कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या ने 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जिसकी आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। इसमें आता है कृषि के प्रकार। भारत में कितनी प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे भारत में पहला आता है जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि भी कहा जाता है इसे। इसमें आज भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में यह कृषि की जा रही है, जिसमें पुराने तरीके जीवन भरण पोषण के लिए यह कृषि की जाती है। इसमें आज भी हम पुराने तरीकों से लकड़ी के हल, बैल, लोया और खुदाई के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है और यह हमारे परिवार के सदस्यों के ही द्वारा इसमें कार्य किया जाता है, श्रम किया जाता है और इसमें जो उत्पादन होता है वह जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जिसे हम प्रारंभिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कृषि। दूसरा इसमें एक आता है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन से जिससे है, इसमें क्या होता है कि भूमि के छोटे भाग पे घास झाड़ियों को जलाकर उसका राख को मिट्टी में मिलाकर जो उपजाऊ होती है उसके वहां पर कृषि कार्य की जाती है। परिवार के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है और यह कृषि तब तक की जाती है जब तक उसकी जो उत्पादन क्षमता कम हो, और कम उत्पादन क्षमता कम होने के बाद इससे अतिरिक्त दूसरे स्थान पर जाकर वहां पर पुनः घास झाड़ी को काटकर उसको राख को मिट्टी में मिलाकर यह कृषि किया जाता है। और इसमें भी परिवार के सदस्य मिलकर इस कार्य को करते हैं, ठीक है, जिससे इसकी उर्वरा बनी रही। और जैसे ही उस क्षेत्र में उर्वरा उससे कम हो, ये अन्यत्र स्थान में इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। और उस स्थान पर जाकर फिर कृषि कार्य किया जाता है और पुनः बाद में वापस आकर जब उसकी उत्पादन क्षमता उर्वरता बढ़ जाती है, पुनः कृषि कार्य किया जाता है। इसे अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नामों से कहा जाता है कृषि कार्य को। इसमें जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम नाम दिया गया है। इसी कृत दहन कृषि को या स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, मणिपुर में तामलू, छत्तीसगढ़, बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा नाम कहा जाता है। ये कृत दहन कृषि, झूम कृषि, लेकिन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य देशों में जैसे है मैक्सिको है और मध्य अमेरिका, इसमें इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है और ब्राजील में इसका नाम रोका है और मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में रे है। ये झूम खेती कृत दहन कृषि ही है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है। और भारत में इनको अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू और पेंडा, ओडिशा में इसको पामा धाबी और कोमान के नाम से जाना जाता है और वेरिंगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे नाम से जाना जाता है या वाल्टरे नाम से जाना जाता है और हिमालय क्षेत्र में इसको खिल और झारखंड में इसे कुरुआ
और उत्तर पूर्वी प्रदेशों को झूम के नाम से जाना जाता है ये वही कृतदहन कृषि जिसमें झाड़ियों को काटकर घास जला करके कृषि की जाती है। जब उसकी उपजाऊ उत्पादन क्षमता कम होती है उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं और उसकी अगर उत्पादन क्षमता कम हो पुनः दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करते हैं। तो इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक ही चीज, ठीक है। और ये इसके बाद आता है अगली कृषि आता है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक है, और वहां पर श्रम शक्ति लगाकर नए नए खाद बीजों जैविक रसायनों का उत्पादन उपयोग करके जैविक रसायन का निवेश करके और सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके यहाँ पर अधिक से अधिक कृषि की जाती है। और ये जो कृषि है इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद दूसरी, मैंने खेत तो सीमित है, यानी किसी व्यक्ति के पास 100 एकड़ जमीन थी, उसके दो पुत्र हुए तो दोनों में वो बढ़ गई 50-50 एकड़, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो जोत का आकार है, भूमि का आकार है, वो छोटा होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जनसंख्या अधिक है, रोजगार की समस्या है, तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे खेतों में नए नए खाद बीजों द्वारा, उत्तम बीजों के द्वारा, जैविक रासायनिक प्रयोग के द्वारा और सिंचाई के द्वारा यह कृषि की जाती है जिससे उत्पादन अधिक से अधिक हो, तो इसे कहा जाता है गहन जीविका कृषि। इसके बाद अगला आता है वाणिज्यिक कृषि। इसे व्यापारिक कृषि भी कहा जा सकता है। इस वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, बेचना, ठीक है। और इसमें मुख्य तरह से उन्हीं फसलों का ज्यादा उत्पादन किया जाता है जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कह रहा है इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा और सिंचाई के साधनों के द्वारा अधिक से अधिक उच्च उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जिसको व्यापार के दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान को बेचा जाता है। इस प्रकार से जैसे कई स्थानों पर जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कई उन स्थानों पे जैसे चावल है, ये व्यापार की दृष्टि से भी उत्पादन किया जाता है क्योंकि अत्यधिक उत्पादन, अच्छा उत्पादन होता है। अगला एक आता है रोपण कृषि। ये भी एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। इसमें बीज के द्वारा बल्कि पौधों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, पौधे रोपे जाते हैं रोपण कृषि में। इसमें जैसे है गन्ना है, चाय है, कहवा, कॉफी है, इनका रोपण करके इस कृषि को किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि जो होती है वो लंबे चौड़े क्षेत्रों में की जाती है और ये कृषि भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये कृषि के प्रकार से जिसमें मैंने आपको प्रारंभिक या जीवन निर्वाह कृषि, कर्तदहन कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि आपको बताया, इसके बारे में बताया। इसके अलग आगे आता है शस्य प्रारूप जो कृषि है। इसमें क्या होता है, ये कृषि हो, इसमें भारत में 3 ऋतुएं हैं। ये मौसम के अनुसार कृषि की जाती है, ऋतुओं के अनुसार, ठीक है। तो इसमें 3 प्रमुख कृषि है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग मौसम में उत्पादन की जाती है, जिसमें पहले आता है जैसे रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी अब अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच मध्य यह बोई जाती है। और ये ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के मध्य इसको काटा जाता है, ठीक है। और इसमें से जो रबी की फसल है जिस प्रमुख है उसमें है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ मुख्य फसलें हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन शस्य ऋतु की जो फसलें हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अच्छी तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। दूसरा इसमें आता है खरीफ की फसल। अब विभिन्न क्षेत्रों में इस खरीफ की जो फसल है वो मानसून के आगमन पर बोई जाती है, ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटी जाती है, ठीक है, यानी आजकल तो कट गई है और या काटी जा रही है। और इस ऋतु में बोए जाने वाले मुख्य फसलों में है जैसे चावल है, मक्का है, बाजरा है, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल। और तीसरा आता है जायद की फसल। जायद ये इन दोनों फसलों के बीच में, रबी और खरीफ की फसलों के मध्य में ये जायद की फसल बोई जाती है, ठीक है, इसके मध्य में ये बोई जाती है। ये बीच में ग्रीष्म ऋतु में, ये वर्षा के टाइम में, वर्षा के समय में ये बोई जाती है। और इसमें मुख्य जो फसल होती है वो होता है तरबूज, खरबूज, ये खीरे और सब्जियां और चारे की फसल है। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको बताया कि शस्य फसलों में रबी, खरीफ और जायद, एक शीत ऋतु में बोई जाती है, एक ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, और एक शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में वर्षा ऋतु में बोई जायद की फसल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त आता है भारत में बोई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें। कौन कौन सी फसलें जो मुख्य फसलें हैं, इसके अतिरिक्त जो मुख्य फसलें हैं, ठीक है। अब भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में जैसे आता है चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, दालें हैं, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये मुख्य फसलें बोई जाती है भारत में, ठीक है। अब इसमें एक आगे आता है एक खाद्यान्न फसलें और एक अखाद्यान्न फसलें। 2 प्रकार की फसलें आती है। और इसमें से मुख्यतः जो खाद्य फसलों में जो आता है, सबसे पहले है चावल। चावल को हम सभी लोग पसंद करते हैं, सभी खाते हैं, और बहुत सा मुख्य भोजन भी है। तो ये एक मुख्य फसल है चावल, ठीक है, चावल मुख्य फसल है। और हमारे देश का चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद। पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का। यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है, और इसको अधिक आर्द्रता यानी पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जहां अगर वर्षा कम होती है वहां सिंचाई के द्वारा ये उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों प्रदेशों में यह उगाई जाती है। कौन? चावल, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल में आता है हमारा गेहूं। क्या आता है? गेहूं, जो जिसके उगाकर उसके गेहूं को पीस कर आटा बनाकर रोटी बनाई जाती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, खाद्यान्न फसल, ठीक है। इसमें यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में इसकी पैदावार की जाती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में। यह रबी की फसल है जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु में, ठीक है, और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब ये पकती है उस समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक। और देश में गेहूं उगाने वाले जहां गेहूं का उत्पादन किया जाता है भारत में, वो है उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का में काली मिट्टी वाला प्रदेश, यहाँ गेहूं का अच्छा उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलों में आते हैं मोटे अनाज। क्या आते हैं? मोटे अनाज, जिनमें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी,
ये भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है जो काफ़ी पौष्टिक होती है और ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक, अच्छा, इसके अतिरिक्त अगला है, ये मोटे अनाज है, इसके अतिरिक्त है दालें, दलहनी जो फसल है, ये भी भारत में ज़्यादा इसका इस्तेमाल उत्पादन भी किया जाता है और ज़्यादा इसका उपभोग भी किया जाता है। भारत में विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी उत्पादन भी ज़्यादा होता है और उपभोग भी ज़्यादा दालों का भारत में किया जाता है। शाकाहारी खाने में दाल का सबसे अधिक और ये प्रोटीनदायक होता है। ठीक, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है भारत में। और ये दालों को अक्सर फसलों के बीच में इसे उगाया जाता है, पहली फसल और दूसरी फसल के बीच में ये उगाई जाती है और दालें जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में कार्य करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दाल उत्पादक प्रमुख राज्य हैं जहां दाल का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख प्रदेश है। ठीक है, ये जहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको मानचित्र में, ये भारत का मानचित्र है, इसमें अलग अलग प्रदेशों का वर्णन दिया गया है, कौन सा प्रदेश कहाँ है इस पर दिखाया गया है। इसके खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें, ठीक है, अन्य फसलें खाद्य फसलें हैं, जो अन्य खाद्य फसलें उनमें आता है पहले, जैसे गन्ना। क्या है? गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है गन्ना। ठीक है, यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है इसे और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु वाला पौधा है। ठीक है, और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। और गन्ने से चीनी बनाया जाता है जिसमें का हमारे देश में अग्रणी स्थान है। ठीक, उसके बाद आता है तिलहनी फसल। तिलहन से जैसे स्पष्ट है तेल, तिलहनी फसल यानी तेल, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, उसमें आप उन फसलों में आगे आपके सरसों आ गया, मूंगफली आ गई, नारियल आ गया है, अरंडी आ गया, इन फसलों से तेल निकाला जाता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर तिलहनी फसल उगाई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 12% भाग पर। और इनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और कुछ तेलों का प्रयोग साबुन जो हमें नहाने कपड़े धोने का साबुन में इस्तेमाल करते हैं और प्रसाधन और उपटन बनाने में भी तेलों का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है अगली फसल चाय। चाय हम सभी को प्रिय होती है। तो उठने के बाद तुरंत हमें चाय की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कार्य को करने के बाद तुरंत चाय की आवश्यकता होती है और सभी अच्छा मानते हैं। तो चाय की कृषि जो है, चाय एक रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चाय के पौधे रोपे जाते हैं। ठीक है, और चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। पहले हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। ये हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज आए, अंग्रेज लाए चाय, तभी हमारे यहाँ पर चाय का पीना हम लोगों ने शुरू किया, जब अंग्रेजों द्वारा ये चाय लाई गई। और चाय की झाड़ियाँ उगाने के लिए वर्ष भर में उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला इसके लिए हानिकारक है। ठीक है, पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, और ये जो चाय है,
चाय के उत्पादन के लिए ढालूदार भूमि चाहिए, यानी समतल नहीं चाहिए, ढालूदार भूमि चाहिए। पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन इसमें ढलानदार जो जमीन होती है उस पर इसकी खेती की जाती है। किसकी? चाय की। और चाय जो भारत में चाय उत्पादक मुख्य क्षेत्र है वो है आपका असम, बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, इन जिलों की पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अगली जो है कॉफी, ये भी पेय पदार्थ है। ठीक है, क्या है? पेय। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। लोग इसे काफी, भारतीय कॉफी को काफी पसंद करते हैं और इसकी खेती के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, इसके अगला आता है बागवानी फसलें। ठीक है, भारत के उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में फलों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? फलों का उत्पादन किया जाता है। और भारत की लगभग विश्व में 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। फलों और सब्जियों का, बागवानी फल और सब्जियां उत्पादन होती है। तो विश्व में जो 13% सब्जियां हैं वो कहां से उत्पादित होती है? कौन उत्पादन करता है? भारत। ठीक है, अब इसके बाद आता है अखाद्य फसलें, वे फसलें जिनका हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, वो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं ये। इनमें जो पहले आता है रबड़। आपने देखा होगा रबड़ आज एक छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं में रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत क्षेत्रों में, और ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसको रबड़ को, और इसको तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह नम और आर्द्र जलवायु का पौधा है। कौन? रबड़। ठीक है, इसे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके मुख्य क्षेत्र जहाँ इसका उत्पादन किया जाता है उनमें जैसे है केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और मेघालय में गारो की पहाड़ियों में इसको उगाया जाता है। किसे? रबड़। ठीक, और व्यापार की दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण है। दूसरे आते हैं रेशेदार फसल। अब रेशेदार फसलों में जैसे कपास है, कपास, जूट, सन, ये रेशेदार फसल है। ये प्राकृतिक रेशे और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 4 रेशेदार फसल है: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। रेशम उत्पादन के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया, उसका पालन किया जाता है, रेशम उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस कीड़ों के द्वारा उसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसमें पहला आया कपास। क्या है? कपास, रेशेदार फसल है। ठीक, यह एक खरीफ की फसल है जिसके उत्पादन के लिए दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसे काली कपासी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस फसल को उगाने के लिए किसको? कपास को लो। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा और सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ये पाला रहित खिली धूप की इसको आवश्यकता होती है। किसको? कपास को। और मुख्यतः कपास का जो उत्पादन है वो किया जाता महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, और कपास का निर्यात प्राचीन समय से हमारे यहाँ पर से होता आया है। ठीक है, अगला है जूट।
जूट बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। ठीक, जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है, इसके लिए उपजाऊपन अधिक चाहिए। इसलिए जहाँ वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती हो कि बाढ़ के द्वारा नई नई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो, उस स्थान पर इसकी खेती की जाती है। किसकी? जूट की। ठीक है, जूट से देखा होगा आज टाट पट्टियाँ बनती है, बोरियाँ बनती है, रस्सियाँ बनती है। ये सब किससे बनाई जाती है? जूट से बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसकी रस्सियाँ, रेशे बनाए जाते हैं। और ये मुख्यतः जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, ये प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग जैसे इसे लिखा है, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दस्तकारी वस्तु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जूट का। ठीक, ये प्रदेश है। इसमें ये फसलों को दिखाया गया है। जैसे गन्ना है, ये जहाँ ये हरा, ये ऐसे ये वाला भाग है, ये गन्ना उत्पादक है क्षेत्र है। ये सब गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ जहाँ गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ये और जहाँ ये वाले क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये है कॉटन, यानी कपास उत्पादक। ठीक, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है जूट उत्पादक, और ये इधर है चाय उत्पादक क्षेत्र है। फिर कॉफी उत्पादक क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र दिखाई दिए हैं मानचित्र में, इस प्रकार से ये इसके क्षेत्र हैं। ठीक, ये मानचित्र में है। ठीक, अगला आता है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक, अब भारत की 60% से भी अधिक जनसंख्या जो आबादी है, उसका आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। 60% से अधिक लगभग लोग की जो आजीविका है वो क्या है? कृषि। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों और चकवती, सहकारिता, जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई। जमींदारी प्रथा, इनको प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और 1960 और 70 के में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई गई। इसमें यह आया हरित क्रांति। सरकार ने योजना बनाई कृषि कार्य में नए खाद बीज, उत्तम खाद बीज, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, सिंचाई के द्वारा अधिक से अधिक कृषि में उत्पादन को बढ़ाना, ये हरित क्रांति। उसी प्रकार से दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में यानी दुग्ध, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, दुग्ध क्रांति, दुग्ध में अधिक से अधिक उत्पादन, उसमें नई नई नस्ल के और नई नई उसके इस पौष्टिकता के आधार पर नए नए जो पशुओं में दुग्ध में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े और दुग्ध वृद्धि के लिए ये श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दूध की आवश्यकता थी और दूध में किस प्रकार से वृद्धि की जाए, इसके लिए पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया गया, अच्छी किस्म के पशुओं का पालन किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति, ये पीली क्रांति जो है जो तिलहनी फसलों में आया था। तिलहनी यानी तिलहनी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना है, नए नए खाद बीजों के द्वारा, अच्छे तकनीकी के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना, तिलहनी फसलों को बढ़ाना, जैसे जिसमें अभी तिलहनी फसलें आई थी उसके उत्पादन में वृद्धि करना, इसे कहा गया था पीली क्रांति। आगे आते हैं 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम लागू किया गया। उसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था कि अच्छा से अच्छा सुधार किया जाए। किसानों के लाभ के लिए सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया गया, शुरू किया गया है व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा ग्रामीण बैंक,
सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे किसानों से सरलता से उन्हें ऋण और अच्छे दर पर ऋण उपलब्ध हो सके। ये सरकार ने व्यवस्था की। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से और उनको कृषि के बारे में जानकारी दी गई और मौसम की जानकारी दी गई और उस पर बुलेटिन चलाए गए, जिससे मौसम की जानकारी, कृषि की जानकारी है उपक्रम ये प्रसारित किया गया, जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उनको जानकारी मिली। आगे आता है इसमें कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार देने में और उत्पादन में क्या योगदान है। ठीक है। अब 2010 और 11 में भारत में कृषि के क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी कार्यरत है। कब? 2010 और 11 का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 52% कर्मचारी कृषि कार्य में संलग्न है, कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है। ठीक है। और पिछले कुछ वर्षों में जो सकल घरेलू जीडीपी जिसे बोलते हैं उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए सरकार प्रयत्नरत है कि किस प्रकार से कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग क्या है कृषि की ओर से विमुक्त होते जा रहे हैं। ठीक है। रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ठीक। अगला आता है खाद्य सुरक्षा। ठीक है। अब कृषि कार्य के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की रचना की, कि जिससे सभी व्यक्तियों को खाद्यान्न मिल सके, कोई भूखा न रहे। ठीक है। इसके लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, प्रयास कर रही है सरकार। उसमें एक था 2 घटक थे, एक था बफर स्टॉक और दूसरा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीबीएस जिसे कहते हैं। बफर स्टॉक में क्या था, सरकार क्या करती है, स्टॉक करती है, खरीद कर खाद्य फसलों को खरीद कर स्टोरेज करती है। विपत्ति में आने के समय में जब कभी कोई आपत्ति आ गई, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कोरोना काल आया, कोरोना काल में सब उत्पादन बंद हो गया। तो उस परिस्थिति में सरकार ने क्या किया कि उस स्टॉक से जो राशन था वो लोगों को घर घर तक पहुंचाया, जिससे कोई भूखा ना मरे। इस प्रकार की योजना, इसके तहत सरकार भंडारण की व्यवस्था करती है। दूसरा है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने उसमें देखा होगा, घरों ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह देखा होगा कि एक सरकारी दुकान होती है, उससे हम लोग अपना राशन कार्ड बना रहता है, जो गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं उनका राशन कार्ड बना होता है, और सस्ते दर पर सरकार वहाँ खाद्यान्न उपलब्ध करती है हमको, चाहे वो गेहूँ चावल हो या चीनी हो। ठीक है। अब खाद्यान्नों की अधिक प्रणाली, जो भंडारण की सार्वजनिक वितरण प्रणाली मैंने कहा, खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था वो करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, जो पहला मैंने आपको बताया था बफर स्टॉक वाला। ठीक है, करती है। जबकि इसके वितरण की जो व्यवस्था करती है वो करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PVS। ठीक है। ये स्टॉक करती है, संग्रह करती है, लेकिन उसको वितरण करने, लोगों को वितरण करने की व्यवस्था किसकी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PVS की। ये सुनिश्चित करता है कि इसको किस प्रकार से वितरण किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता है। सस्ती दरों, आप बाजार में जाएंगे, चावल लेने के जाएंगे तो 40-50 रुपये किलो मिलता है, और वहाँ आपको 8, 10, 2, 3 अलग अलग उसे आपको सस्ते दर पे मिल जाता है। ठीक है। वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वो राशन कार्ड के, जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को मिलता है। ठीक है। अगला आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
के प्राथमिक उद्देश्य, इनके उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब इनका जो उद्देश्य है मुख्यतः है गरीबों की सुरक्षा, उनका बचाव है। आते हैं सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक है। दूसरा, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने के समर्थ बनाना, ठीक, कि जिससे वह भोजन प्राप्त हो सके। और तीसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य निर्धारण करना है, ठीक है। जो समर्थन मूल्य ये कौन करती है? ये सरकार बनाती है, भंडारण करती है और निर्धारित करती है कि इसका समर्थन मूल्य इतना है, सरकार इतने पे खरीदी, ठीक है। हाँ, अगला आता है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण, एक देश से दूसरे देश से व्यापार आदान प्रदान, निर्यात करना है, जैसे भारत से ब्रिटेन, ब्रिटेन से अमेरिका है, इस प्रकार एक दूसरे से एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। अब वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद थी। वैश्वीकरण की घटना मैंने आपको पहले भी आया था कि जो वैश्वीकरण व्यापार, जैसे वाणिज्यिक कृषि आया था, मैंने कहा था जो वैश्वीकरण व्यापार एक दूसरे देशों से, पहले भी हमारे देश से जो मसाले हैं, गरम मसाले वगैरह, जूट वगैरह विदेशों को निर्यात किया जाता था, व्यापार किया जाता है। उसी को लालच में तो विदेशों से हमारे यहाँ लोग व्यापार करने आए, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। तो भारत की कपास अच्छी किस्म की थी, वो इसके आकर्षित हुए और यहाँ से वो उसका आयात करते थे और वह उद्योगों में के लिए कच्चा माल के रूप में कार्य करता था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। अब कई कृषि उत्पादों का जो मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों मुख्य उत्पादक तो है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जो कृषि है विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। जो विकसित देश है उन्हीं पास नई नई टेक्नोलॉजी है और कार्य करने के तरीके हैं, वो अभी भारत में उतने समर्थ नहीं है। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, उनके साथ भारत भारत के किसान स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि जो उन देशों में जो कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, चाहे वो ऋण संबंधी हो, चाहे टेक्निकोलॉजी हो, तकनीक संबंधित हो, ठीक है, जो भारत में कम है। और इसीलिए ये समस्या वैश्वीकरण के दौर बाद भारत के सामने ये समस्या आ रही है कि दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी। अगला कहता है आज जीन का संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है और इससे बीजों की नई संकर किस्मों का अधिकार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। ये जीन क्रांति को आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग जो रासायनिक वगैरह से अकार्बनिक, ये आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों से जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, जो कार्बनिक कृषि है, ठीक है। और इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आज लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्बनिक कृषि को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका जो है पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा,
आमदनी अधिक होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल मैठानी ऑफिशियल के नाम से है, उस पर देखें।